लगा लो मंडाण अब लगा लो मंडाण लगा लो मंडाण अब लगा लो मंडाण अब लगा लो मंडाण। पहाड़ी का एक ही वो होता है सपना कि फौजी बनना है। हाँ। तो मेरा भी वो था, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी में इतना लंबा चौड़ा नहीं हुआ उस हिसाब से, तो वो चीज़ मुझे हो गई थी कि मैं फौज में तो नहीं हो तेरो पाऊंगा। हिमाचल मेरो गढ़ देश, तेरो हिमाचल मेरो गढ़ देश, प्यारा लागो रे प्यारा लागो रे, तारा लागो रे तारा लागो। की आवाज़ तो करिश्मा ही है ही, लेकिन जब करिश्मा साजी का साथ मिला तो फिर इस पर चार चांद फिर से लग गए। तो वो घटना कैसे थी, आप दोनों कैसे मिले, और फिर उसके बाद जो संगीत की जर्नी थी, फिर तो आपने पीछे मुड़ के देखा नहीं मुझे लगता है। करेक्ट। नमस्कार, स्वागत है, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मेरे साथ रिपोर्टिंग टाइम। आज इंटरव्यू के क्रम में हम पहुंचे हैं देहरादून, और यहाँ आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जिन्होंने उत्तराखंड के लोकगीतों को नव कलेवर में प्रस्तुत करा है, और साथ ही साथ पूरा उत्तराखंड के सहित पूरा देश इनके लोकगीतों को सराह रहा है। और साथ ही साथ इनकी खासियत ये है कि इन पहाड़ी गीतों को अब और राज्यों के लोग भी पसंद कर रहे हैं। रूहान भारद्वाज हमारे साथ हैं, जो कि उत्तरकाशी के मादली गांव में जन्मे हैं, और अब जो है आपको सब लोग जानते हैं, एक नए आपने मुकाम रचा अपने लिए, और युवाओं के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। तो कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को आप अपने लिए? सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और बहुत खुशी होती है कि आज यहाँ पर सब लोग हमारे मतलब जो हमारा फोक है उसको पसंद कर रहे हैं। बाहर भी उसे बहुत ही लोग पसंद करते हैं, हमें पर्सनली मैसेज करते हैं कि आप लोग का जो म्यूज़िक है बहुत ही अच्छा है, तो बहुत खुशी होती है हमें। तो रोहन, अभी तो आप इस स्तर पर हैं, आप औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन एक समय होगा जब आपने शुरुआत की होगी, वो बचपन के दिन हम जानना चाहते हैं कि जब आप छोटे से रहे होंगे और कहीं गाने का मौका भी मिला होगा और घर से भी आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि आपके पिताजी भी संगीत के जो हैं एक महान शख्सियत हैं, अभी भी वो काम कर रहे हैं संगीत को लेकर, आपके साथ भी काम कर रहे हैं। तो किस तरह से रहा? एक तो विरासत में मिला, और लेकिन विरासत में मिलने के बाद भी लोगों के अंदर रुझान नहीं रहता उस चीज़ के प्रति। आपने इस चीज़ को परखा, देखा, और आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो कैसी यात्रा रही बचपन से लेकर अभी तक की? जी, सबसे पहले मैं सभी को बताना चाहूँगा, जब मैं अपने गांव में था तो उस टाइम बचपन में ज़्यादातर हर पहाड़ी का एक ही वो होता है सपना कि फ़ौजी बनना है। हाँ। तो मेरा भी वो था, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी में इतना लंबा चौड़ा नहीं हुआ उस हिसाब से, तो वो चीज़ मुझे हो गई थी कि मैं फ़ौज में तो नहीं हो पाऊँगा। और उसके बाद संगीत मतलब घर पे चलता रहता था, घर पे था ही, और फोक गाते थे, गज़ल वगैरह, क्लासिकल, तो वो धीरे धीरे जहन में आता रहा कि ये कुछ तो अलग है। और मैं फ़ुटबॉल का प्लेयर था, फ़ुटबॉल खेलता था मैं, लेकिन उसके बाद जब मैंने फ़ुटबॉल को छोड़ा, धीरे धीरे मतलब गेम मुझसे छूटते गए और म्यूज़िक की तरफ मैं खुद से बढ़ता गया। जब मैंने देखा कि नहीं, इस म्यूज़िक में कुछ तो है ऐसा जो मेरे अंदर कुछ करंट पैदा कर रहा है, तो उसके बाद फिर उसमें प्रैक्टिस भी शुरू की। फिर तबला सीखा बड़े भाई अरविंद भारद्वाज जी से, अपने बड़े भाई से तबला सीखा। उसके बाद पूरा माहौल संगीत वाला रहा, तो पापा, दीदी लोग से मैं सबसे सीखता रहता था कि अच्छा ये है इस तरीके से। फिर सुना मैंने, ऑनलाइन बहुत चीज़ें सुनी। तो ये तो था जब मैं गांव में था। उसके बाद जब मैं देहरादून आया तो यहाँ पे जब मैं वहाँ से 10th मैंने की थी, 10th के बाद मैं यहाँ 11th में आया था। और जब मैं स्कूल में गया तो यहाँ पे थोड़ा सा जो माहौल था पहाड़ियों को लेके, थोड़ा सा लोग खुद को पहाड़ी बोलते नहीं थे, थोड़ा शर्माते थे। मतलब आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैं देहरादून वाला हूँ, ये सब चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होती थी। तो फिर मैं स्कूल में पहले दिन ही मैंने सर लोगों को मतलब पटा लिया था एक तरह से, गाना वाना सुना के। बिल्कुल। तो ज़्यादातर लोग में पहाड़ी 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 कहते थे, ओए पहाड़ी ऐसे कहते थे। तो मुझे तो उसमें कोई शर्म नहीं, मैं पहाड़ से हूँ ऑब्वियसली, तो गर्व मुझे भी अच्छा करना लगता चाहिए था। पहाड़ी होने में। मैं पहाड़ से हूँ तो मुझे लोग बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा 2016 की बात है ये, और माहौल ठंडा हो रखा था पहाड़ी संगीत को लेके। बिल्कुल। आपको भी पता होगा, हाँ, ये माहौल बिल्कुल। ठंडा सा हो रखा उस था। आयाम पर भी जरूर चर्चा करेंगे हम। तो फिर उसके बाद हमने किया और दोस्तों ने मिलके एक वीडियो बनाया था, तो वो लोगों को पसंद आया। उसके बाद हम आज तक कर ही रहे हैं म्यूज़िक को, और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारा फोक है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जानदार है। फोक में ऐसी पावर है कि मतलब जैसे आप पुराने हमारे जागर है, पवाड़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे देवी देवता, जिससे देवी देवता खुश हो रहे हैं, तो हम तो इंसान हैं नॉर्मली। बिल्कुल। रोहन, मैं जानना चाहूँगा पहली बार कब आपने लोगों के बीच में गाया? एक तो होता है कि घर के अंदर बाथरूम सिंगर सबके अंदर रहता है, और कुछ लोगों के बीच में, लेकिन एक होता है कि जब आप लोगों के बीच में जाते हो और लोग आकर आपसे कहते हैं कि भाई तुम कुछ अलग कर सकते हो इस फील्ड पे, तो वो जानना चाहेंगे कि आपने गाँव में, स्कूल में गाया या अपने घर में ही गाया? तो वो जरूर घटना हम आपको जानना चाहेंगे, आपकी हाँ, जुबानी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल ही पूछा। मैं पहले गाना नहीं गाता था। जी। मैं एक मतलब आर्टिस्ट म्यूजिशियन हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता था। जब मैं गांव में था तो एक बार मैंने बस स्कूल में गाना गाया था, तो मतलब उस टाइम मैं काफ़ी घबरा भी गया था क्योंकि मैं बहुत छोटा था। बिल्कुल। और मतलब गाया मैंने अच्छा था। मुझे एक फौजी थे हमारे वहाँ पे आईटीबीपी कैंप में, उन्होंने 100 रुपये मुझे इनाम में दिया क्या था। बात है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मतलब मैंने अच्छा गाया तो 100 रुपये दिए हैं। उसके बाद मैंने गाँव में कभी गाया नहीं, तबला बजाया, इंस्ट्रूमेंट ज़रूर बजाया। उसके बाद जब मैं देहरादून आया
तो देहरादून में जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे बताई ये चीज़, क्योंकि मैं पहले शुरू में मैं पहले से पंजाबी गाने भी बहुत गाता था। पहाड़ी तो गाता ही था, पहाड़ी में मतलब बहुत ही लिमिटेड गाता था, जो थोड़ा सा अच्छे मुझे लगते थे वही ज़्यादातर मैं गाता था। तो पंजाबी गाने गाता था। दोस्तों ने कहा यार तेरी आवाज़ अच्छी है, तो मुझे मतलब पहले ऐसे ही लगा कि हाँ मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, दोस्त वगैरह हैं बोल रहे हैं ऐसे ही। फिर धीरे धीरे मैंने उस चीज़ पे जब मेहनत करनी शुरू की, तब लोगों ने मेरे को बताया कि हाँ कि वाकई तुम अच्छा गाते हो। बार बार आप देहरादून का जिक्र करते हैं तो वो घटना भी याद दिलाते हैं। आपकी आवाज़ तो करिश्मा ही है ही, लेकिन जब करिश्मा साजी का साथ मिला तो फिर इस पर चार चांद फिर से लग गए। तो वो घटना कैसे थी, आप दोनों कैसे मिले, और फिर उसके बाद जो संगीत की जर्नी थी, फिर तो आपने पीछे मुड़ के देखा नहीं मुझे लगता है। करेक्ट हाँ। तो हम जब देहरादून से आए थे तो एमडीडी में करिश्मा लोग रहते थे और वहाँ पे हम किराए पे रहते थे उनके बगल में। फिर उसके बाद हम लोग तो संगीत करते ही रहते थे। हाँ। हम मतलब 3 4 5 भाई बहन, 4 भाई बहन रहते थे हम लोग। दीदी टीचर थी स्कूल में, हम लोग प्रैक्टिस करते रहते थे। तो ऐसे ही मेरी सिस्टर ने कहा कि बगल में ना एक लड़की रहती है वो बड़ा अच्छा गाती। तो हमें लगा कि मतलब हाँ ऐसे ही गाती होगी। फिर जब हमने लाइव सुना तो मैं मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, वो इतना ऐसी मूर्खियाँ जो संगीत में होती है ना, हाँ ये सब जो करते हैं, ये सीख के आती है, वो उनको गॉड गिफ्टेड, बिना सीखे वो चीज़ें गाई। और मीना राणा दीदी का एक बहुत ही अच्छा गाना सुनाया उन्होंने उस टाइम पे, तो बिल्कुल आंख बंद करके ऐसा लग रहा था कि यंग मीना राणा गा रही हैं उस टाइम पे। और श्रेया घोषाल की तरह बिल्कुल टोन ना, क्वालिटी ऐसी थी। तो संगीत की बात हो चली तो हम भी चाहते हैं कि दर्शक भी शायद अब आपसे कुछ सुनना चाह रहे हो। तो एक गाना जो तारा लागो रे है, जो मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे पसंद है, और जब से मुझे पता चला कि आपका इंटरव्यू लेना है तो मैंने भी 3 4 बार वो गाना रिपीट करके सुना है। उस गाने में तारे लगे हों ना लगे हों, लेकिन उस गाने ने चार चांद जरूर आपके यूट्यूब चैनल और आपके करियर पर लगाए थे। तो प्लीज़ एक बार हो जाए तारा लागो रे। तेरो हिमाचल मेरो गढ़ देश, तेरो हिमाचल मेरो गढ़ देश, प्यारा लागो रे प्यारा लागो रे, तारा लागो रे तारा लागो रे, तारा लागो रे तारा लागो रे, तारा लागो रे तारा लागो रे। ऐस छोरी तू दिल खोल के, तेरी दातुड़ा प्यारा लागो रे, ऐस छोरी तू दिल खोल के, तेरी दातुड़ा प्यारा लागो रे। तो ये थी जर्नी थी, ये तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ ये आती है जब आप म्यूजिक की तरफ जाते हैं। तो अब तो नहीं, लेकिन जो आपकी उम्र रही होगी उस समय, तो उस समय लोग बोलते हैं कि अरे किस तरफ जा रहे हैं आप, ये तो बाद में भी होते रहेगा। फैमिली वाले, रिश्तेदार वगैरह ये सब प्रेशर डालते हैं। तो उस चीज़ को आपने कैसे झेला, या जो वो दिक्कत आई, क्या इस तरह की दिक्कत आई या नहीं आई, तो वो हम जानना चाहेंगे। अगर आपने वो चीज़ें फेस की है तो किस तरह से आपने उस समय, क्योंकि लोग डिमोटिवेट करने वाले भी मिलते हैं, जैसे आपने भी दोस्तों के बारे में मोटिवेट, लेकिन डिमोटिवेट करने वाले भी लोग मिलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप कुछ अलग करिए, पढ़ाई करिए, अलग करियर चुनिए। तो वो चीज़ें कैसे आपने मैनेज की हैं? हमारा जो माहौल था घर में तो वो संगीतमय तो था मतलब। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में हुआ था क्योंकि पापा लोग कहते थे उस टाइम पे भी कि मतलब म्यूज़िक करो, लेकिन सबकी सोच ज़्यादातर पहाड़ में यही होती कि यार सरकारी नौकरी निकालो कि जीवन पूरा मतलब सिक्योर रहता है आगे। लेकिन फिर जब धीरे धीरे मैं म्यूज़िक कर रहा था और जैसे ही हमारा वीडियो वायरल हुआ था 2017 में, उसके बाद जब पापा लोगों ने भी देखा, वो सपोर्ट करते थे म्यूज़िक को, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी बोलते थे कि आप पढ़ाई करिए और ये सब करिए पहले। लेकिन उसके बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ, जब पापा को लोगों ने बोला अच्छा पहचानने लग गए बाहर की उनका बेटा उनका, तो उसके बाद फिर पापा ने बहुत, घर में मम्मी पापा ने सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि करो फिर म्यूज़िक में ही करो, जब आ गए हो तो इसी में करो। ये आइडिया कहाँ से आया कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको एक नई तरीके से पेश किया जाए? क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप अलग तरीके से पेश करते हैं तो लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि समाज आज का डिमांड कर रहा है कि उनको थिरकना है, नाचना है। तो आप फोक को लेकर आए, तो वो कैसे आपके दिमाग में आइडिया कि आप पुरानी चीज़ों को एक नई तरीके से पेश करें, जैसे कि लोग पुरानी चीज़ों से भी जुड़े और नए को भी अपनाने में कोई दिक्कत ना हो? हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात कही। हुआ ये था कि मेरी एक फ्रेंड है प्रियंका, उन्होंने मुझे कॉल किया था, और उदय, प्रियंका, हम 3 थे उसमें। उन्होंने, क्योंकि हम, मैं पहले मतलब पंजाबी तो गाता ही था, फिर पहाड़ी भी गाता था मैं पहले। उन्होंने कहा कि एक वीडियो बनाते हैं। फिर हमने मिल के आपस में से एक डिस्कस किया, एक वीडियो बना के डाल दिया। मतलब हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी इसको लेके, पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, बस वीडियो डाल दिया। जब लोगों ने उसे पसंद किया तब हमारे माइंड में आया कि नहीं, हमारा जो फोक म्यूज़िक है हमें वो ज़रूर करना चाहिए। जब एक नॉर्मल सा वीडियो लोग इतना पसंद कर सकते हैं, तो अगर हम इसे प्रोफेशनली आगे करेंगे तो लोग कितना पसंद करेंगे। तो उसके बाद फिर हमने किया आगे। और जो सबसे प्यारी चीज़ लगी आपके यूट्यूब चैनल की, आप लगुलो मंडाणा,
सबके दिलों में मंठान लगा था, सब थिरक रहे थे, हर जगह वही गाना था, सबकी जुबां पे बस लोग सुने जा रहे थे उस गाने को। तो उस गाने को लेकर कैसे आइडिया, कैसे उसकी जो निर्माण हुआ पूरा उस गाने को लेकर के, जो जो लोकेशन सेट हुई, किस तरह से आइडिया और किस किस ने आपको सपोर्ट किया और किस तरह से वो जर्नी रही उस संगीत की जो अब लगुलो मंडाण है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो हम लोग जब हम पहले हम फ़ोन पे ही वीडियो बनाते थे और करिश्मा के 2-3 हमने मैशअप स्टार्टिंग में किए थे पुराने गीतों के। उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था हारमोनियम लेके और मैं कुछ फोक म्यूज़िक सुन रहा था। वो म्यूज़िक ही फोक से निकला क्योंकि सब कुछ मतलब जो हमारे पुराना जो म्यूज़िक है ना, जितने भी नई चीज़ें हैं आप अगर देखोगे उनके राग उनकी धुनें सब पुराने फोक से निकली। कोई किसी का मतलब क्रिएट किया हुआ खुद वैसा नहीं है, वो हो है हमारा फोक है जो हमारे दादाओं के परदादाओं ने बनाया है, वहीं से निकला है वो। तो ऐसे ही करके मैं हारमोनियम पे एक दिन बैठा था तो फिर को सिर्फ धुन आई, ये आया था, शब्द नहीं आए थे, सिर्फ इतने धुन आई। फिर मैंने मेरे सामने करिश्मा और मेरी बड़ी दीदी बैठी थी पूजा भारद्वाज, उनको मैंने कहा दीदी यार ये कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा लग रहा है, सिर्फ इतना बोला था। उसके बाद मैं स्टूडियो गया, स्टूडियो आया, अपने कीबोर्ड को खोला, कीबोर्ड पे उस धुन को बजाया और करिश्मा बगल में बैठी थी। फिर आया ढोल बजी दमो बजी गे मसिका जान बुढ़िया सभी छोरा ना चला, ऐसे से करके मैंने वो क्रिएट करके स्टार्टिंग का बनाया। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टैंजा मैंने बनाया और उसके बाद फिर दूसरा ढोल दम होता चेक और एंड वाला पकौड़ी बनी चाहिए, करिश्मा ने लिखा उसी समय। हमने एक दूसरे को मतलब चेस करते हुए, जैसे आपने बोल दिया हेलो, मैंने कहा हाय, ऐसे बात कर करके बनता रहा। उस प्रकार ये गाना बना। फिर हमने इसका डमी दिया। फिर मैं गुंजन डंगवाल जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उत्तराखंड के, उनके पास गया, हमने गाना वाना वहाँ पे किया। फिर मैंने उसका म्यूज़िक क्रिएट किया, उन्होंने उसको मिक्स मास्टर करके अरेंजिंग करके जब वो गाना अपलोड किया, शूट हमने जौनसार में किया है, उसके बाद लोगों ने काफ़ी पसंद किया उससे। बिल्कुल सामंजस्य और भागीदारी के साथ ही चीज़ें होती हैं। तो एक बार मंडाण अगर इस सेट से भी लग जाए तो बिल्कुल। ढोल बजी दमो बजी गे मशिका जन बुढ़े सभी छोरा नाचला तू ना चलो कसिका खपरो दे मचालो तब होली न रशान। हाँ अरे हाँ अब लगा लो मंडाण, अब लगा लो मंडाण, लगा लो मंडाण, अब लगा लो मंडाण, अब लगा लो मंडाण, अब लगा लो मंडाण। तो जिस तरह एक जो गुलदस्ता बनाने वाला होता है वो शब्द चुनता है, जिस तरह एक गायक वो भी उसी तरह फूल चुनता है, गुलदस्ता सजाता है, तो वही चीज़ आपके संगीत में दिखती हैं। तो जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं आपकी, जो आइडियल रहे कौन रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप, किस तरह को आइडियल देखते हैं अपने उस पर, और कहाँ से आपको सीखने को मिला, कहाँ से प्रेरणाएं मिलती हैं आपको इन सब की? मेरे जो मतलब आइडल भी हैं, मैं गुरु भी बोलूँगा उन्हें, वो हैं मेरे पापा जी। बिल्कुल। उनसे मतलब सब कुछ उनसे सीखने को मिलता है, फोक के बारे में और संगीत के बारे में। और हमारे गानों की या हमारी जो भी त्रुटियां होती हैं सिर्फ वही हमें समझाते हैं, वही हमें बताते हैं। तो सबसे मेन उन्हीं को मैं बोलूँगा। और कभी ऐसा नहीं होता कि कभी एक क्षण आता है कि आदमी परेशान हो जाता है, छोड़ो यार ये क्या कर रहे हैं, तो कभी उस फेज से भी गुजरे आप? क्योंकि पॉजिटिव को सबको पता है कि लाइट सबको दिख जाती है, लेकिन जो बैक होता है ना, अंधेरा जो होता है वो नहीं देख पाते लोग, वो जो चैलेंजेस आते हैं वो फेस, तो हम वो भी जानना चाहते हैं। हाँ मतलब कई बार होता है ऐसे, मतलब स्टार्टिंग में हुआ था बीच में, क्योंकि हम जब गाने कर रहे थे तो कुछ लोगों ने मतलब स्पेशली हम पे बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह हो गए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई थी। उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि क्या हमने गलती तो नहीं कर दी इसमें आगे, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। उनके हिसाब से उन्हें लगता था कि ये पुराने गाने इन्होंने चुराए हैं। चुराई नहीं होता था, चुराई को शब्द नहीं होता है। मेरे आज मंडाण है, 10 साल 20 साल बाद कोई मेरा गाना गाएगा तो मुझे खुशी है कि मेरा जो गाना है जो आज 26 मिलियन है, कल शायद वो 50 मिलियन पहुंच जाए। लैंग्वेज प्रमोट हो रही है, वो सोच हमें रखनी चाहिए। तो लेकिन शुरू में होता था ये, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग दौर था, लेकिन अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। अब हमारा इतना पक्का हो गया संगीत को लेके माइंड कि हमें ये करना ही करना है, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, हमें म्यूज़िक करना ही करना है। और अपने फोक के लिए भी हम हमेशा काम करते मतलब जीवन में जितनी भी है पॉजिटिविटी अपनानी है। जी। और एक चीज़ और, इगास की छुट्टी घोषित हुई नहीं थी, पहले ही गाना बना दिया था आपने। इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से मिलके लेके आया आपकी, इगासे की छुट्टी दिलो पुष्कर धामी, वो सब हम देखें कि सुबह घोषणा हुई, शाम को गाना भी तैयार है, उसको वो कैसे क्रिएट हुआ? ये सब हमारे पापा जी का खेल है। हाँ। सब पापा ने ही उसी समय गाना क्रिएट किया और जस्ट पापा स्टूडियो में आए, हमें कॉल किया, करिश्मा और मुझे बुलाया और शाम को ही हमने वो रिकॉर्ड किया। उसी समय म्यूज़िक करके वीडियो बना के अगले दिन पोस्ट किया। तो ये सब पापा ने ही किया। अब जब अब निकलते हो आप लोकल में तो लोग पहचानते हैं, तो अब
ऐसी दिक्कत तो नहीं होती कि रोहान है इधर है तो काफ़ी कभी क्राउड भी आ जाता है, कभी आप क्योंकि बहुत लोग पहचानते हैं और बहुत फ़ैन भी हैं, मिलियन व्यूज़ हैं, 27-28 मिलियन आपके टॉप व्यूज़ गए हैं, तो कैसा लगता है अब आप, और उसके बाद डाउन टू अर्थ होना इतना, तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि संगीत अगर आपकी वाणी में है, अगर व्यवहार में संगीत नहीं है तो फिर दिक्कत झलकती है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये मतलब बहुत ही अच्छा लगता है हमें। हम जैसे कभी कहीं रेस्टोरेंट में चले गए तो ज़्यादातर सबको पता है हमारे पहाड़ी भाई रेस्टोरेंट में होते ही हैं, तो वो पहचानते हैं और डिस्काउंट भी दिलाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और कि अपने फ़ोक के प्रति उनका प्यार मतलब स्पेशली मतलब मेरे प्रति या किसी के प्रति, इंसान के प्रति नहीं है, इंडिविजुअल के। हम म्यूज़िक को कर रहे हैं, म्यूज़िक सबका है, ये फ़ोक संगीत सबका है, तो वो खुश होते हैं कि हमारा संगीत अभी ज़िंदा है, चल रहा है, मतलब इस पीढ़ी में चल रहा है। बिल्कुल, तो खुशी होती है। और जब तक आप जैसे युवा हैं इस संगीत को एक नई धार मिलती रहेगी, लेकिन क्या क्या अपेक्षाएं अब सरकार से हैं आपकी, कि किस तरह से योजनाएं उनको नई लानी चाहिए या किस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए? क्योंकि आज के युवा जो आना चाह रहे हैं वो डरते हैं, क्योंकि उनको फील्ड नहीं मिल पाता, टैलेंट है तो वो सोचते हैं कि कैसे करें, क्या इसमें करना ज़रूरी है, जैसा अभी बात हुई, तो उनके लिए आपके पास से क्या योजनाएं होंगी उनके लिए, किस तरह का फील्ड, क्या आप भी कुछ पहाड़ी युवाओं के लिए कर रहे हैं, और सरकार के माध्यम से क्या क्या होने चाहिए, अगर आप कुछ सुझाव दे सकते हैं तो? हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि हमारे पहाड़ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होती है। कई टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन किसी के पास, जैसे मैं जब गांव में था तो मैं सच बताता हूँ, मेरे पास गिटार खरीदने के तक पैसे नहीं थे, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं। मैं दूसरों के इंस्ट्रूमेंट पे हमेशा बजाना सीखा, मैं तबला ढोलक सब बजाता हूँ। वो मैं कैसे सीखा कि मेरे दोस्तों के गिटार पे सीख गया, क्योंकि नहीं था मेरे पास ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए युवाओं के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत टैलेंट है, हर क्षेत्र में बहुत टैलेंट है। डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो या पढ़ाई हो, बस वो ये कि उन्हें एक दिशा मिलनी चाहिए। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई म्यूज़िक स्कूल खोल दिया वहाँ पे अच्छा सरकारी, जहाँ पे बच्चा सीख सके और उसे इस तरीके का कुछ सपोर्ट मिल पाए। बिल्कुल, वास्तव में उत्तराखंड में संगीत है, चाहे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, चिड़ियाँ हैं, हमेशा कोई ना कोई संगीत गूंजता रहता है। तो अगर इंटरव्यू को अगले क्रम में ले जाते हो, अंतिम दिशा देते हैं, तो एक संगीत के साथ हम इसको चाहेंगे कि जो झंकार है वो रहे, और अपनी आगे की योजनाएं भी एक बार हमको बता दो कि आगे क्या किस तरह का काम चल रहा है और क्या क्या योजनाएं अब आगे आपकी रहेंगी। हाँ, आगे के लिए ये कि हमारे पास अभी कुछ गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, और कुछ मूवीज़ हैं, शॉर्ट मूवीज़ हैं, जिनमें कुछ संदेश होंगे लोगों के लिए। और पहाड़ की जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं उन पे काफ़ी काम कर रहे हैं हम लोग, कि उनको कुछ दिखा पाएँ स्क्रीन में लोगों को। उस पे है, गाने बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, और कुछ मतलब कुछ ऐसे मुद्दों पे भी गाने हैं, वो आप लोग आगे देखते रहना, आप लोग को बहुत पसंद आएंगे। लेकिन कैसे लगता है कि आप गा भी लेते हैं, बजा भी लेते हैं, नाच भी कर लेते हैं, कोरियोग्राफी भी पूरी कर लेते हैं, आप डायरेक्शन भी अपनी टीम को देते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें कैसे मतलब आप मैनेज करते हैं ये सब? ये तो एक गॉड गिफ्ट की तरह है, तो कैसे आप इसको और संवार रहे हैं और अलग दिशा में ले जा रहे हैं इसको? ये तो सब हमारी पूरी टीम का सपोर्ट होता है, मतलब पूरा मैं नहीं करता हूँ अकेले कुछ भी। ये कि पूरी टीम का सपोर्ट होता है, जिसमें मैं अपने फैमिली वालों से, पापा, दीदी, भैया, इनसे कंफर्म करता हूँ सारी चीज़ें कि हम ये कर रहे हैं, क्या ठीक है इस तरीके से। बाकी करिश्मा है साथ में, तो हम लोग मिल के डिस्कस करते हैं आपस में, करिश्मा और मैं, फिर हमारे बनते कि ओके अच्छा इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो पूरा टीम वर्क है मतलब प्रॉपर। तो एक संगीत हो जाए, उसके साथ विदा लेंगे हम। हिमाचली शोकी जनी दाणी मेरी गेल्या तू, हिमाचली शोकी जनी दाणी मेरी गेल्या तू, बांजा की जड़ों को ठंडो पानी मेरी गेल्या तू, बांजा की जड़ों को मिठू पानी मेरी गेल्या। तेरू लड़बड़ू जुबान, तेरू शर्म्यालू मिजाज, तेरू लड़बड़ू सुबह, तेरू शर्म्यालू मिजाज। हे छोरी, हे छोरी, हे छोरी, कुमाऊं की रंगीली पिछोड़ी मेरी गेल्या तू, बर्फीली चमक दी डांडी काठी मेरी गेल्या तू, हिमाचली शोकी जनी दाणी मेरी गेल्या तू। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूहान जी, आपने हमें समय दिया, और पूरे इस इंटरव्यू के दौरान कैमरे के पीछे हमारे साथ रहे हमारे साथी राजेंद्र बिष्ट जी। तो ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी तरह के जो उत्तराखंड की घाटियों के संगीत है, उत्तराखंड की वादियों में जो संगीत बसा है, और भी कलाकार। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।